Hello to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे. और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट है. मीन्स इस चैप्टर का जो सीरीज़ है बच्चे, इसका ये फर्स्ट वीडियो पार्ट है. और इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम इवोल्यूशंस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप बच्चे. तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिलेंगे जिनको आपको पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है. एंड साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं बच्चे, तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपना क्लास और आप किस सिटी से हैं ये इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए बच्चे. उस डिटेल्स की हेल्प से मैं आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा ताकि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन और बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे डायग्राम आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे बच्चे. तो आप मेरे से कनेक्ट होइए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो. ठीक है. तो आपके चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये आपके लेक्चर सीरीज़ बहुत हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज इवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट है और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे. अपनी हम स्लाइड पर आ जाते हैं. तो बेसिकली ये ब्लैंक स्लाइड है बच्चे, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा कि पहली चीज़ कि इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है बच्चे. अगर कोई आपसे पूछे कि इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, तो पहली चीज़ तो आप ये बोलेंगे बच्चे कि ये एक तरह का कैसा प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस है. ठीक है. तो ये एक तरह का क्या है बच्चे, ग्रेजुअल प्रोसेस है. ठीक है. इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है. दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि इवोल्यूशन जो है वो एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप बंदर से इंसान बन गए तो इंसान से दोबारा इवॉल्व होकर के बंदर बन सकते हैं. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो इवोल्यूशन जो भी चेंजेस लाता है टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे, वो एक तरह का इरिवर्सिबल फिनोमेना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो आप कह सकते हैं कि पहली चीज़ इवोल्यूशन एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है. दूसरा क्या है बच्चे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. अब देखो होता क्या है कि इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने डिफरेंट थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया है. ठीक है. तो पहली चीज़ यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी बच्चे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, तो यहाँ पर एक थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करते हैं जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी. ठीक है. ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी है क्या. तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके थ्रू दी गई थी, तो बाय एडविन ह्यूबल के थ्रू दी गई थी. ये बात तो सभी को पता है. किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी, तो एडविन ह्यूबल साहब ने दिया था. ठीक है. तो एडविन ह्यूबल साहब ने बिग बैंग थ्योरी दिया था. और इस थ्योरी में बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी है क्या. ठीक है. चलो, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इस बिग बैंग थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में BBT बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. अब देखो बिग बैंग थ्योरी में एडविन ह्यूबल साहब ने ये बोला कि यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी गैलेक्सी थी ना बच्चे, यहाँ पर एक बहुत सिंगल ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा सिंगल एक्सप्लोजन हुआ. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ. अब इस सिंगल एक्सप्लोजन्स की वजह से बच्चे हमारा जो यूनिवर्स था ना वो एक्सपैंड कर गया. हमारा क्या हुआ, यूनिवर्स जो है वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया. अब यूनिवर्स जब एक्सपैंड होगा बच्चे, तो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं डाउन हो जाएगा. ठीक है. अब जब टेम्परेचर डाउन होगा तो उस टाइम पर हमारे यूनिवर्स में जो गैसेस थी, जैसे हमारी गैसेस थी हाइड्रोजन, साथ में और कौन सी गैस थी, हीलियम. तो ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या हुई, कंडेंस हो गई. ठीक है. तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी थी या जो हमारा यूनिवर्स है बच्चे, यहाँ पर सिंगल एक्सप्लोजन हुआ और वो एक्सप्लोजन बहुत बड़े लेवल पे हुआ बच्चे। तो हमारा यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा बच्चे कि जो उस टाइम का टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और वहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट थी वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, कंडेंस कर जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद हम पढ़ते हैं फाइनली क्या पढ़ते हैं बच्चे, गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गैलेक्सी के बारे में देखें तो गैलेक्सी के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे आकाश गंगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे आकाश गंगा। ठीक है, या इसी का हम दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या यूज़ करते हैं, मिल्की वे। ठीक है, अब इस थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, किससे अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, तो नेबुला हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरी आती है बच्चे उसमें हम बात करते हैं बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अभी तो हम यूनिवर्स की बात किए, फिर उसके बाद हमने गैलेक्सी की बात किया, अब बात करेंगे किसकी, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ओरिजिन है वो अप्रॉक्सीमेटली जो बुक्स में डेटा मेंशन है बच्चे उसे हम पढ़ते हैं बच्चे कि 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ की क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। ठीक है, अब देखो जैसा अर्थ अभी है उस टाइम पर 4.5 बिलियन ईयर एगो ऐसा अर्थ होता नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम की कंडीशन क्या थी और अभी की टाइम की कंडीशन क्या है बच्चे, उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रिमिटिव अर्थ का जो कंडीशन था, प्रिमिटिव कैसा था, प्रिमिटिव कंडीशन कैसा था, और अभी के बारे में भी अगर हम बात करें तो रीसेंट का अर्थ का कंडीशन कैसा था। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है बच्चे, बहुत सिंपल है। तो बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या होते थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा बच्चे कि उस टाइम पर बिजलियाँ बहुत गिरा करती थी। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में जब वेदर बहुत गड़बड़ होता है बच्चे तो बिजली बहुत गिरती है ना, तो उसको आप बोल सकते हो टर्म में कि लाइटनिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, उस टाइम पर लाइटनिंग की प्रोसेस क्या थी बच्चे, बहुत ज़्यादा थी, बहुत कॉमन थी, आप कह सकते हो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। और अभी के टाइम में अगर आपसे पूछे कि लाइटनिंग की प्रोसेस होती है क्या, हाँ कभी कभार हो जाती है, तो आप बोल सकते हो कि ये प्रोसेस क्या है, रेयर है, कभी कभार होती है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें बच्चे तो उस टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो था ना बच्चे वो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था नेचर बच्चे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। क्यों फेयर है, क्योंकि उस टाइम पर फ्री ऑक्सीजन जो थी बच्चे वो क्या थी, एब्सेंट थी। ये बात समझ में आ रहा है। और अभी बहुत सारे प्लांट फॉर्मेशन हो चुके हैं बच्चे, बहुत सारे अर्थ पर प्लांट हैं जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है बच्चे। तो आप कह सकते हो कि अभी का जो कंडीशन है वो कैसा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। ये बात क्लियर है। क्यों है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। फ्री ऑक्सीजन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ये बात समझ में आया। तो उस टाइम पर बच्चे अर्थ पर जो प्रिमिटिव कंडीशंस थे अर्थ की, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की प्रोसेस होती थी बच्चे, अभी के टाइम पे बहुत कम है। उस टाइम पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्यों था बच्चे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स बॉडी फॉर्म नहीं थे बच्चे, तो बहुत सारा ऑक्सीजन को मिलता नहीं था। ठीक है, अब दूसरी चीज़, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस होती थी। बहुत ज़्यादा क्या होता था, वॉल्केनिक इरप्शन की प्रोसेस होती थी। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पर क्या होता था, बहुत कॉमन था, आप कह सकते हो वॉल्केनिक
इरप्शन की प्रोसेस बहुत कॉमन थी, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से टेम्परेचर क्या था बच्चे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात तो समझ में आया कि वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोसेस बहुत कॉमन होता था बच्चे। तो वहाँ पर क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस होता है बच्चे, तो बहुत गैसेस निकलती हैं, बहुत सारा लावा मैटर निकलता है, तो वो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो अभी के टाइम में अगर रिसेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं बट बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप कह सकते हो कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। कम होने की वजह से आप ये देखोगे बच्चे कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लेस टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखो ये चार्ट बेसिकली हमने इसलिए बताया बच्चे कि आप प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को रिलेट कर पाओ उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर एगो में किस तरह का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था उसको आप रिलेट कर पाओ। तो प्रिमिटिव कंडीशंस क्या थी और अभी की कंडीशंस क्या थी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि उस टाइम पर टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्यों था, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था हमारे एटमॉस्फेयर में। ये बात समझ में आया, सभी को क्लियर है? ठीक है बच्चे, साथ में मुझे कमेंट करके भी आप बताना कि इन लेक्चर से आपको कितना हेल्प मिल रही है, और साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे बच्चे। बस आप दोस्तों के साथ अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे, ताकि सभी का बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहीं पर बात करूं कि ये सारा इवेंट क्या था, तो चलो इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो था, वॉल्केनिक इरप्शन का जो प्रोसेस था, वॉल्केनिक इरप्शन का जो प्रोसेस था वो बहुत कॉमन था। तो इस वॉल्केनिक इरप्शंस में जो गैसेस रिलीज होती थी वो ज़्यादातर गैसेस क्या थी, तो मीथेन थी, ठीक है, अमोनिया थी NH3, देन हाइड्रोजन और साथ में H2O, ये कुछ गैसेस थी। बात समझ में आया? अब देखो होता क्या था कि सन हमारे उस टाइम पर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था बच्चे, तो वहाँ पे सन से क्या यूवी रेडिएशंस डायरेक्ट आती थी। तो यूवी रेडिएशंस डायरेक्ट आती थी। अब वो ये यूवी रेडिएशंस क्या करती थी कि जो आपके अर्थ पर जो गैसेस प्रेजेंट है लाइक CH4 NH3, इनको क्या कर देती थी बच्चे, स्प्लिट कर देती थी। स्प्लिट करने की वजह से होता क्या था कि यहाँ पर अर्थ पर क्या फॉर्म होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और अमोनिया को यूवी रेडिएशन सनलाइट के थ्रू क्या मिला, और इसे इन्हें ब्रेक करने के बाद क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने लगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब फॉर्मेशन होने लगेगा बच्चे, फाइनली उसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर फाइनली उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या हुआ बच्चे, रेनफॉल हुआ, और इतना रेनफॉल हुआ बच्चे कि आप बिलीव करिए कि यहाँ पर बड़े बड़े ओशंस का क्या हो गया, फॉर्मेशंस होने लगा। ओशन या आप कह सकते हो सी का फॉर्मेशन होने लगा। अब इसी ओशन और सी को आपने क्या बोला बच्चे, कोई मुझे बताएगा? बड़ा कॉमनली टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इसी को हम बोलते हैं प्रीबायोटिक सूप। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक सूप, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाल्डेन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉट डाइल्यूटेड सूप। क्यों ऐसा बोलते हैं बच्चे? तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी ना बच्चे, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर अकर इन हॉट डाइल्यूटेड सूप। तो आप बोल सकते हो ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन हॉट डाइल्यूटेड सूप, इन हॉट डाइल्यूटेड सूप।
तो ये बात समझ में आया। तो बच्चे इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशंस कैसे हुआ बच्चे। तो अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखूं बच्चे, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑक्सीजन है ना बच्चे, जो ऑक्सीजन है फाइनली ये क्या हुआ बच्चे कि ये सनलाइट की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से, आप बोल सकते हो यूवी रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीजन एटम्स में क्या हो गए, ब्रेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम और फाइनली ये क्या हुआ बच्चे, ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। ओजोन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, ओजोन लेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, ओजोन का लेयर फॉर्म हो गई। तो फाइनली अगले लेक्चर सीरीज़ में हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे बहुत सारे थ्योरीज जो दी गई हैं, लाइक जैसे स्पेशल क्रिएशंस क्या होते हैं और आपके एबायोजेनेसिस क्या होते हैं, बायोजेनेसिस क्या होते हैं। तो बच्चे आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। थैंक यू।